नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात। और आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं आदित्य पुरी साहब। HDFC बैंक के सर्वे सर्वा हैं और आजकल ये बैंक इसलिए खबर में है कि अभी अभी इसी हफ्ते इस बैंक को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। पुरी साहब, इसके लिए आपको बहुत मुबारक हो। और पहला सवाल तो यही है आपसे कि बैंकिंग सेक्टर में ब्रांडिंग वगैरह उतनी उस तरह से बहुत ग्लैमरस चीज नहीं होती है। FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, ऑटो के लिए है, उसमें आपको ये एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। क्या होता है जो इस ब्रांड को ऐसा ब्रांड बनाता है? देखिए साहब, संजय, ऐसा है कि ये गलत फहमी है कि ब्रांडिंग बैंकिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रांडिंग उतना ही कंज्यूमर बिजनेस है जितना साबुन बनाने का है। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज कि हम क्या हैं और HDFC बैंक क्या है। HDFC बैंक है कि आपको हमने हैसल फ्री सर्विस देनी है इन विद इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एट अ गुड प्राइस, दैट इज वन साइड ऑफ इट, और बेस्ट प्रोडक्ट देने का है। ये हमको कम्युनिकेट करने का है कस्टमर को, और अगर हम उसकी नीड मीट करते हैं, वो नीड हमको डिलीवर करनी है उसको जैसे उसको चाहिए, जब चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं कि भैया हम आपकी सुविधा के लिए हैं, आपसे ढंग से डील करेंगे, आपका पैसा सुरक्षित है, और जब भी आपको तकलीफ होगी वहाँ सर्विस लेवल भी ठीक देंगे, और एक जगह में हम आपको सारे प्रोडक्ट्स देंगे। अगर ये बात कंज्यूमर को समझ आ जाए तो हम अपना ब्रांड सफल समझते हैं। ब्रांड का कोर जो है वो भरोसा, मिस्टर डिपेंडेबल ऑल्सो कपल्ड विद कस्टमर फोकस एंड कस्टमर केयर। बिल्कुल। तो ये हम इस टाइम अपना, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि अपने कस्टमर्स को थैंक यू करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ उनको समझाने के लिए वो समझ के आउटसाइड एजेंसी को बोलते हैं नहीं ये ब्रांड ठीक है, तो उनका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। दूसरी बात, इस एक तरीके से ये फोकलोर बन गया है कि इतने वर्षों से लगातार 30% का ग्रोथ देने वाले आप रहे हैं, तो ये अब 30%, मान लीजिए 20-22% पर आ गया है, तो अब क्या 20% को न्यू नॉर्मल माना जाए या 30% पर जाने के लिए कुछ कर रहे होंगे आप? नहीं, ऐसा है, इसको दो में ब्रेक करते हैं। 20-22% इसलिए नहीं आया कि हमारी मेहनत में या जो हम कर सकते थे अपने आप उसमें कोई कमी होए। नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बेस पे। नहीं, ऐसा बेस की बात नहीं है संजय साहब। तो हमने जो किया सो किया, पर आप GDP को जो इतना नीचे ले आए, उस करके हमारी ग्रोथ भी कम होगी जी। अब अच्छे दिन आने वाले तो न्यू नॉर्मल तो आप समझे ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और हम अच्छे दिन में बिलीव करते हैं, तो आगे आगे जैसे जैसे अच्छे दिन आएंगे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ओवरऑल मैक्रो लेवल पर जो अच्छे दिन आएंगे वो वापस आपको 30% पर ले आएगा, लेकिन आप सिर्फ उसके भरोसे तो बैठ नहीं रहे होंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कर रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो 30%, मैं नहीं कह रहा, वो आप कह रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि हमारी इधर से अच्छे दिन आने वाले हैं और बढ़ेगा इधर से ग्रोथ रेट। बिल्कुल। अब इसमें हमने क्या किया है रंजय कि इन द लास्ट 4 ईयर्स हम लोग जहां 60% इंडिया रहती है, सेमी अर्बन और रूरल इंडिया, हमने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वहां किया है। अब आप जो ये ब्रांड स्टडी की बात कर रहे थे, अगर इनकी आप साइटेशन देखेंगे, वो साइटेशन में इन्होंने लिखा है कि आप फॉर गोइंग इनटू सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया विद प्रोडक्ट्स that are important to semi-urban and rural India and establishing a brand there. So 60% जहाँ इंडिया रहती है वहाँ पेनिट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस की सिर्फ 10% है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ टिकट साइज छोटा है और कस्टमर फैले हुए हैं। तो जब तक आप पूरा अपना मॉडल नहीं बदलेंगे जिसमें ये मॉडल में भी आप प्रॉफिट बना सकें, तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। ये हमारी 4 साल की मेहनत है कि अब भी हमारा 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में है। हमारी फास्टेस्ट ग्रोथ सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में जा रही है। जब आप कस्टमर सेंट्रिक में जाते हैं तो क्या होता है कि जो आगे आदमी समझो झुमरी तलैया में बैठा है, वो पूरा बैंक को बेच रहा है, अब उसको पूरी बैंक की तो समझ नहीं होगी, तो हमको उसको पीछे से मदद करनी है। तो डेटा वेयर हाउसिंग लगानी है, CRM लगाना है, लीड सिस्टम। ये जब हमने पूरी तरह किया, हमको ये भी लगा कि अब हम वर्चुअल बैंक में जैसे वेल्स फार्गो लीडर है, हमको भी लीडर होना चाहिए जी। तो हम वर्चुअलाइजेशन में भी पूरा चले गए हैं, जिसमें जो आप चीज फिजिकल कर सकते हैं वही चीज आप नेट में कर सकते हैं। और ये इसलिए गए हैं क्योंकि अब आपकी 65% जो आबादी है वो टेक सेवी है। बिल्कुल। प्लस डिजिटल एज आ गई है,
तो इसमें भी हम लीडर हैं। ये दोनों को मिला के, अच्छे दिन की जो जीडीपी की बढ़त को मिला के हम, और भगवान की मेहरबानी को रख के हम सोच रहे हैं हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। बिल्कुल। इस अच्छे दिन का एक जो बड़ा ड्राइवर होगा उस पर जन धन योजना जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की, उस पर हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में आप लोग शायद शोर कम मचाते हैं लेकिन काफ़ी काम करते हैं, ऐसा हमको थोड़ा पता है कि आप लोगों ने छोटे कर्ज बहुत बड़े पैमाने पर बांटे हैं। लेकिन उसके पहले आपके बड़े बिजनेस पे 2 सवाल और पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि FII लिमिट बढ़ाने के बारे में आप लोगों की एक डिमांड रही है, सरकार कहते रहते थे कि विचार करेंगे, तो अब चूंकि वहाँ अच्छे दिन आ गए हैं तो आपकी इस दरख्वास्त पर विचार होगा? जरूर होएगा, और हमारी तो हम ऊपर वाले की मेहरबानी पर जीते। वही उनका जो आर्गुमेंट है कि आपके पेरेंट्स चूंकि ऑलरेडी बाहर वालों के हाथ से ओन्ड हैं, तो हम आपको क्यों दें, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट कैसे कन्विंस करेंगे आप? नहीं, आप अब वैसे उनको कन्विंस की नहीं है, पर वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारे HDFC है, अब उसमें कोई कंट्रोलिंग शेयर होल्डर तो है नहीं। ठीक है, 74% है, पर सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, कोई 5%, कोई 3%, और मैनेजमेंट में किसी का हाथ नहीं है। तो उसको तो फौरन, अगर चलो आप समझे सो समझे, अब उसका डाउनस्ट्रीम मतलब उधर ही कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास कहां से कंट्रोलिंग आ जाएगा? तो पर अभी तो रूल्स ऐसे हैं, तो अभी उनको देखना है कि क्या 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 करने का है, पर हमने सबमिट की हुई है एप्लीकेशन, देखते हैं। दूसरा एक चर्चा हम ये सुनते हैं कि जो CRR और SLR की छूट दे दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए अभी के बजट में, इसका एक फायदा HDFC को सीधे ये हो सकता है, बैंक को, कि अब दोनों एंटिटीज आपकी मर्ज हो जाएं। मर्जर का प्लान कहां पर है? अब ये तो आप लोगों का दिमाग जो है बहुत फर्टाइल है, क्योंकि हम और हम हमसे कहीं आगे चलता है, तो हम अपनी तरफ से आपको बता देते हैं कि हाँ, इसमें जरूर एक जो हम पहले से कह रहे थे कि अगर HDFC और HDFC बैंक हैं, अगर दोनों को मर्ज करके 1+1 2 हो जाता है, तो हमको इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। पर रेगुलेशन ऐसी है कि 1+1 2 नहीं होता है। अब इसमें वो रेगुलेशन में थोड़ा सा फायदा हुआ है, पूरा फायदा अभी नहीं हुआ है। और जैसे मिस्टर सुक्तंकर ने बोला और मिस्टर पारिक ने बोला हमारी बोर्ड मीटिंग के बाद, कि अभी कोई ऐसा प्रपोजल टेबल पर नहीं है। जब कोई ऐसी चीज होएगी, आप फिक्र ना करिए, हम आपके पास पहले आएंगे। ओके, तो यही, इसीलिए आपने अच्छा क्लैरिफाई किया कि इंप्रेशन ये था कि ये शायद फैसिलिटेट करेगा इस प्रोसेस को। आपका कहना है कि सिर्फ इतने से नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं जन धन पर, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और उसमें मुझे लगता है कि एक जो बड़ी समस्या थी, जो हम आपसे समझना चाहेंगे, कि बैंक और मोबाइल कंपनी आपस में कैसे पार्टनरशिप करें। तो उसमें राजन साहब ने एक अच्छा सुझाव दे दिया है कि जो कॉस्ट और इनकम है उसको शेयर करने का, बांटने का तरीका निकाल लेंगे तो वो सोल्यूशन हो जाएगी और बहुत जल्दी ये लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये अब एक बड़ा हर्डल है, या जिस प्रकार की पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग है, अब आपको लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये एजेंडा कि 15 करोड़ बैंक अकाउंट खुल जाए एक परिवार में, गरीबों के 2 खुल जाए, ये 3 साल में हो सकता है? 2 चीजें। पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप मोदी साहब का एजेंडा देखें, ये 2 फेजेस में है। एक है फाइनेंशियल एक्सेस, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ठीक आदमी को पहुंचना चाहिए। वो ये योजना है जो 28 को लॉन्च हो रही है। और मेरे हिसाब से जिस तरह ये कर रहे हैं इस बारी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, साथ में आधार को, साथ में NPCI को, साथ में बैंक को, सब एक जगह आप कैंप में आइए और लोगों को बुलाइए और उधर सबका अकाउंट खोल दीजिए। अब मैं तो विनती करता हूं सबको जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अब ये कैंप खुल रहे हैं, प्लीज आप आइए ताकि आपको सब्सिडी मिले, और ये बेस्ट चांस है। अभी मेरे में अगर लोग आ गए तो ये तो अभी खत्म हो जाएगा, 3 साल क्यों। तो लोगों को आना चाहिए, जब वो कैंप अनाउंस होते हैं, आके प्लीज अपना अकाउंट खोल लीजिए, ताकि आपको पैसा मिलने वाला है, आपको सुविधा मिलने वाली है। तो ये जरूर मेरे हिसाब से हो सकता है, पर सब इकट्ठे हो रहे हैं। पर इसमें थोड़ी बहुत सहायता जनता से भी चाहिए, जिनको अकाउंट खोलने का, उनको तो आने का है। अब हम फैक्ट्री लगा, अगर हम पानी की दुकान लगा दें और कोई पानी पीने ही नहीं आए तो क्या होएगा? बिल्कुल नहीं, फिर लंबा बढ़ जाता है। पर जैसे अभी कैंप्स के साथ ये प्लान हो रहा है और इसकी मॉनिटरिंग प्लान हो रही है, अगर जनता साथ दे तो ये 3 साल क्यों, जल्दी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, इसमें इशू था कि बैंकों के लिए ये बहुत फायदे का काम नहीं था, और एक तरह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले इश्यूज इसमें भी थे कि इंसेंटिव क्या है, क्यों करेंगे आप ये काम। इसमें अब उन्होंने बोला है कि 2 रुपए पर ट्रांजैक्शन देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये काम पहले पहले गवर्नमेंट कर रही थी। अब गवर्नमेंट का पैसा बचा रहे हैं, तो बैंकों का जो पैसा बचा है उसमें से कुछ बैंक को दे दो। ये मेरे हिसाब से तो लाजमी मांगे, तो ये तो देना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं देंगे,
बोल रहे हैं देंगे, तो ये इंसेंटिव इतना काफी है आपके हाँ, लिए ये 2 रुपए देते बहुत है रोल आउट करने के लिए? बिल्कुल। और मोबाइल कंपनियों के साथ रिश्तेदारी कैसी होनी चाहिए? हाँ, पहले ये भी बता दें कि ये तो फेज 1 है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। असली फाइनेंशियल इंक्लूजन तब होगी जब उनको आप जीने का रास्ता देंगे। उसमें हमारी जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, उसमें जो लोन देना है और लोगों को, गरीबों को समझाना है बिजनेस कैसे करने का है। आप थोड़ा बहुत कह रहे हैं, मेरे हिसाब से हमने 2.7 मिलियन फैमिलीज को ऑलरेडी फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन टू अबव द पॉवर्टी लाइन लाए। हम 10 मिलियन फैमिली करेंगे। 10 मिलियन फैमिली में 5 करोड़ तो डायरेक्टली आदमी हो जाते हैं और भतीजे भाई को भी वापस बुला लेते हैं, तो 7.5 करोड़। तो मैं तो कहता हूँ 50 हमारे जैसे हो जाएं। आप बुलवा ही रहे हो और कोई बोलते सुनता नहीं है, तो मैं बोल ही दूं 50 हो जाए तो गरीबी ही नहीं रहेगी। पर इसको छोड़ो, पर इवन इन द मोदी प्लान सेकंड में ये है कि उनको ढंग से जीने का रास्ता मिलना चाहिए। अब इसमें आप देखिए, अगर वो जो बात कर रहे हैं रिफॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम, अब आप गुजरात जाइए, एक बारी विलेज में बिजली पानी पहुंच जाए, वैसे ही आदमी की आधी दिक्कत कम हो जाती है। रोड, बिजली, पानी जो गुजरात में पहुंचा हुआ है 95-97 जगह, वहां पहुंच जाए तो वैसे ही विलेज की हालत सुधर जाती है। साथ दूध एक्स्ट्रा है तो वो साथ के यहाँ बेच सकता है, सब्जी एक्स्ट्रा है तो साथ के यहाँ बेच सकता है, प्लस पूरी डिमांड देख सकता है। तो ये 2 स्टेजेस में, फर्स्ट की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पहुंचे। अब आते हैं आपकी टेलीफोन की जगह पर। अब ये बात तो बहुत चल रही है टेलीफोन की। अभी स्मॉल पेमेंट बैंक भी सैंक्शन कर दिया, स्पेशलाइज्ड पेमेंट बैंक सैंक्शन किए। अगर इतनी बात थी तो बोलो टेलीकॉम कंपनीज को लगा लेना। जो बैंक को तो गाली देने में तो बहुत आसान है, आप लगा लो आप ये पेमेंट बैंक। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपको पैसे लगाने के। तो अब बात ये है कि जो बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज का इसलिए अभी तक पूरी तरह नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो शेयरिंग है जो राजन साहब ने कही है वो ही नहीं बैठ रही। ओके, बट जो अभी हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट विल हैपन विद और विदाउट द टेलीकॉम कंपनी। दिस कैन फर्दर हेल्प इट। ओके, आपका कहना है कि इनको इंसेंटिव नहीं लग रहा है या बैंकिंग के साथ जिस इक्वल पार्टनरशिप की बात ये कर रहे हैं वो न भी हो, हाँ, तो अभी हर्डल नहीं है। नहीं है। कैसे पहुंचेगा लोगों तक? अभी अगर सबके अकाउंट खुल गए तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेरे मन में इमेजरी ये है कि जहां पर वो रिचार्ज वाला सिम कार्ड बिकता है, वो हिंदुस्तान में जिस पैमाने पर फैला है, उसी के साथ साथ बैंकिंग की सुविधा देना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्क के तौर पर मोबाइल कंपनियां बहुत जहां रिचार्ज बिकता है, आप उसके वहां जाके पैसे डिपॉजिट करेंगे विलेज वाला? मैं कह रहा हूं कि उसका भरोसा है। मैं कह रहा हूं एक ढांचा है, इसी को अपग्रेड करना है। इस ढांचे को कैसे अपग्रेड करेगा? वो कहता है मेरा ढांचा है, हमारे साथ जॉइंट बैठ के। anyway, तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पुरानी डिबेट में फंसे हुए थे कि ये मोबाइल कंपनी और बैंकों में पार्टनरशिप होगी तो ये इंक्लूजन प्लान रोल आउट होगा, इसकी जरूरत हो जाएगा। और अब एक बारी बिना उसके हो गया तो पार्टनरशिप भी हो जाएगी, क्योंकि सबको ज्यादा दिमाग अच्छा चलता है जब ऑल्टरनेट कोई हो जाए, कंपटीशन आ जाए। तो अभी जो बात हो रही है विद और विदाउट पार्टनरशिप। सेकेंडली, रिजर्व बैंक ने जो मोबाइल बैंकिंग की पुश दिया है, जो मोबाइल बैंकिंग को, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि स्मार्टफोन छोड़ के हर फोन पर मोबाइल बैंकिंग हो सकती है और वो पुश होएगा। एक बारी वो पुश हो गई तो फिर, और बैंक अकाउंट खुल गया और हर एक जगह खुल गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, क्योंकि आपके यहाँ भी टेक्नोलॉजी को लेकर आपने बहुत इनोवेट किया हुआ, तो मेरे मन में एक मोटा सवाल है, वो ये कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है, मोदी जी भी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक अभी भी प्रॉब्लम है, कि आपको कनेक्शन तो अवेलेबल हो। आपको लगता है कि इस प्लान को लागू करने में भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी वक्त लगेगा? अब ये आपने बहुत अच्छी बात की। बिजली और टेलीकम्युनिकेशन भी होने का है, सिर्फ बैंक जाने से नहीं होगा। तो ये भी साथ में ही आने का है। तो अगर आप देखिए, जैसे रिलायंस से अगर आप उनका 4G देखिए, तो उनके तो बहुत बड़े प्लान हैं और वो नेटवर्क बढ़ाने के भी गवर्नमेंट के भी प्लान है। तो ये सब चीज़, ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक तो इजी टारगेट होता है, बट अगर असली फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो जितना तो मैं भी समझता हूँ, जैसे अब आप प्राइम मिनिस्टर की अब भाषण सुने तो उनको बिजली भी जानी होगी, उसको पानी भी जाना होगा, उसको रोड भी जानी होगी, उसका जो प्रोड्यूस बिकता है उसके ठीक भाव भी आना पड़ेगा, उसके साथ साथ बैंकिंग भी होनी पड़ेगी। सिर्फ बैंक अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये बात पुरी साहब को और जोर से फ्लैग करनी चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कि सिर्फ कनेक्टिविटी का आर्किटेक्चर आपने बना भी दिया और बिजली नहीं है तो ये पूरे देश में सर्वव्यापी जो समावेशन की बात कर रहे हैं, टोटल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ये डिलेड प्रोजेक्ट हो सकता है।
नहीं, पर आप देखिए अभी आपने मोदी जी की अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अगर आपने उनकी छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट स्पीच सुनी, तो वो तो सीधा बोल रहे हैं कि ये जो मैं बिजली ला रहा हूँ ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये बिजली लाने से आपका काया बदल जाता है। करेक्ट। तो इट इज अ कॉम्पोजिट प्लान, आप जरा टाइम तो दीजिए, निकलेगा सब। आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ जी। तो अब ये पता करना है कि कुछ लोगों को तो लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए। हाँ। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी अब टर्न अराउंड पे है और 5.5 से 6% के नंबर भी आने लग गए हैं ग्रोथ के। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली रिकवरी शुरू हो गई है? रिकवरी शुरू हो गई। अब इसमें आप देखिए संजय, फिर दो तरीके से देखिए। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो इसको आप दो चीज़ में ब्रेक करिए। एक, जो चीज़ें पिछली सरकार ने नहीं की, अगर वो हो जाए तो वही आपका रेट 5.5 के आसपास में ले आएंगे। वो है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे, जो आपके डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी, जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी हो रही थी, जो आपका डॉलर रुपी स्टेबल नहीं था, जो सब्सिडी पूरी तरह पहुंच नहीं रही थी, जो आपको ये ही अगर हो जाए तो इसी को करने में, और ये हो जाएगा जल्दी, काफ़ी तो होना शुरू हो गया, तो इसी को करने से 5.3 to 5.5% जीडीपी आ जाती है। उसके आगे स्टॉक मार्केट जो है, भविष्यवाणी सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट होती है। करेक्ट। तो वो ऊपर चलेगी है तो मतलब थोड़ा देर होएगी, अंधेर नहीं है, आ जाएगा। बिल्कुल। तो पर 5.5 से अगर आपको 7% ले जाने का है, तब आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको फिजिकल डेफिसिट भी डाउन चाहिए, आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी भी चाहिए, आपको इंक्रीमेंटल कलेक्शन भी चाहिए। ये सब है वर्कशॉप में, वर्क इन प्रोग्रेस है। आस्ते आस्ते जैसे जैसे रोल होएगा जीडीपी भी बढ़ती जाएगी। इस खबर को कैसे हम इंटरप्रेट करें जब हम सुनते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 16-17 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए? तो क्या ये इंडिकेशन है कि अब रेटिंग अपग्रेड होने वाली है हिंदुस्तान की? नहीं, ऐसे ये डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। रेटिंग जो है हिंदुस्तान की डिपेंड करेगी फिजिकल डेफिसिट पर, डॉलर रुपी पर, रिफॉर्म्स पर, सब्सिडीज पर, क्या प्रोडक्शन होती है हमारी एग्रीकल्चर। तो वो तो रेटिंग के तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, वो जैसे इंप्रूव होएगा, वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये जैसे आंकड़े दिखाएंगे हो जाएगी। ओके। लेकिन ऐसे अब माहौल बन रहा है क्या जहां ये केस हो कि अब रेट कट पे सोचें, राजन? नहीं, आप ऐसे देखिए, माहौल बन रहा है, रेट कट पर सोचें, पर आप, मैं जरा थोड़ी हिचक के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा रेट कट सोचने का माहौल बन रहा है, आप पूछेंगे कब, तो जरा मैं पहले ही बोलता हूँ कब मत पूछना। अब ऐसे है कि सीपीआई 8% से नीचे आ गई, WPI 6% से नीचे आ गई, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे मदारी खेल रहा है वो है फूड इन्फ्लेशन। बिल्कुल। तो फूड इन्फ्लेशन इस टाइम WPI वाला क्राइटेरिया होता हाँ। तब तो रेट कट का केस जस्टिफिकेशन तैयार है, अब वो है नहीं। पर गलत क्राइटेरिया काय को ले रहे हैं? उन्होंने कॉम्पोजिट क्राइटेरिया बोला, उन्होंने बोल दिया आपको अगले 2 साल में क्या करने का है, तो बेचारा उनको तो सेकंड गेस मत कीजिए ना। ओके। तो वो उन्होंने बोला, ये तो प्रोग्रेस हुई है, हाँ जरूर हुई है। अभी पूरी प्रोग्रेस होगी, शायद थोड़ा देखना चाहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट कितना कंट्रोल में आता है और ये फूड प्राइसेस क्या हिसाब से होते हैं। थोड़ी इसमें मदद इसमें भी मिल जाएगी कि फूड प्राइसेस अगर थोड़ी बहुत नहीं भी घटी तो ऊपर वाला मेहरबान, आपकी ऑयल प्राइसेस घट गई हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। पर मेरा पॉइंट ये है, और आप अगर गवर्नर साहब का भी सुने, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो एनिमल स्पिरिट लाने के लिए रेट कट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रोजेक्ट का अभी सोचेंगे भी तो जब तक आपका पैसे के लेने का टाइम होएगा 1 साल, 1.5-2 साल, हाँ बिल्कुल। तब तक मैं बता दूं रेट कम हो जाएगा। इतना तो मैं भी बोल सकता हूं। तो ये बिल्कुल आपने इसीलिए जो कि एक सेनर वॉइस के तौर पर, क्योंकि हम लोग अब अचानक स्टोरीज करना और ओपिनियन देना लोग शुरू कर देंगे कि रेट कट का माहौल बन रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा जल्दबाजी है। हाँ जी, बिल्कुल। एक जो सबसे बड़ी समस्या है और आप ही के सेक्टर से जुड़ी हुई है, हालांकि वो सरकारी बैंकों की समस्या ज़्यादा है, वो है एनपीए की। और अब जो ये दूसरी बुरी खबरें आने लग गई हैं, सिंडिकेट बैंक टाइप्स और एफडी स्कैम टाइप्स। 5 लाख करोड़ के सामने 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए इन बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए। सरकार तो ये पैसे दे नहीं सकती। क्या होगा? और ये एक चीज़ होगी जो सारे इकोनॉमिक रिकवरी के हमारे प्लान को बिगाड़ सकती है। इसमें भी मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हैं लोग। ओके। हाँ, आप देखिए, इसमें
कंसर्न है एनपीए की, जरूर कंसर्न होनी चाहिए। पर जो आधे एनपीए हैं वो एनपीए इसलिए हैं कि या तो प्रोजेक्ट नहीं टेक ऑफ हुए क्योंकि कोयला नहीं था या एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं थी, और थोड़ा बहुत है क्योंकि हमारी जीडीपी नीचे आ गई। अगर रिकवरी आ जाती है तो आधा मसला तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। रही बाकी की बात कि उसका 60 to 70% प्रोवाइड हुआ है, तो सिस्टमिक रिस्क तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। अब रह गई बात की कैपिटल। अभी आप देखिए कि आज के दिन फिर जो भी बात मैं पहले इंटरेस्ट रेट की बोल रहा था, असली पैसे की जरूरत अभी साल 15-18 महीने के बाद ही आएगी। ओके। आज के दिन में मैं आपको विश्वासन देता हूं कि जिसको जितना पैसा चाहिए अगर ढंग का प्रोजेक्ट लाए, सिस्टम में है। ओके ओके। लेकिन इनफैक्ट इफ यू सी पिछले 3 महीनों में बिकॉज लिक्विडिटी है, वो कॉर्पोरेट रेट भी डाउन है। आजकल तो आपको कार लोन भी 10.5 में मिल रहा है। एक सवाल जुड़ा हुआ और है, वो ये कि हम समझते थे कि 51% होल्डिंग के नीचे अगर सरकार लाने पर कोशिश करे तो बैंकों के लिए एक अच्छा मौका होगा। सरकार कहती है कि हम प्रोफेशनल ढंग से चला लेंगे मैनेजमेंट को, ओनरशिप तो हम कम करेंगे नहीं। फिर अब हम सुन रहे हैं होल्डिंग कंपनी लेकर के आएंगे और उसके बाद डाइल्यूशन होगा। दरअसल क्या होगा, हम थोड़े इसमें कंफ्यूज्ड हैं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, आरबीआई भी कह रही है कि एनपीए मैनेजमेंट में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्रेडिट असेसमेंट में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, बैंक को प्रोफेशनल मैनेजमेंट और आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए हमको चेंजेस चाहिए। तो ये तो आने पड़ेंगे। अब क्या है, जो तनख्वाह में आप पब्लिक सेक्टर बैंक को देते हैं उसमें अच्छा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर या टेक्नोलॉजी वगैरह वो तो आएगा नहीं। तो ये तो आपको ढंग से जो चेंजेस करनी है वो तो करनी पड़ेंगे। ऐसे ही मार मार के तो थोड़ा ना वो बाजारों को आप अगर पूरे औजार नहीं देंगे तो गाड़ी कैसे बनेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने जिक्र किया कि अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो पैसों की कमी नहीं है, और ऐसे भी साल 1.5 साल तो लगी जाने वाला है। लेकिन अब आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं क्या बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इतना घूम चुका है, मूड इतना अच्छा हो चुका है कि अब वो लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उतारेंगे जमीन पे? मूड तो चेंज हो गया, ये तो पक्की बात है। प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोजेक्ट में आस्ते आस्ते कन्वर्ट हो गया। वही तो आप बच्चा चलना नहीं है उसको बोलते हैं हॉकी का चैंपियन बन जाए, जरा रुक तो सही। तो मूड चेंज हो गया। आपकी इस पूरी बातचीत को क्या मैं यूं कंक्लूड करूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 1 साल का टाइम तो चाहिए? अच्छे दिन आने वाले हैं, 1 साल का टाइम चाहिए टर्न अराउंड करने के लिए, और उसी साल में ग्राउंड वर्क भी ले करना है कि बाकी 2 साल में 6 और 7 भी जाएं, और मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। पुरी साहब, इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।